शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तो आपके साथ मैं हूं सुचेता उक्रेती। सवाल इंडिया का लेकर हाजिर हूं और सवाल इंडिया का ये कि शुभेंदु को कमान तो मिल गई, लेकिन बंगाल में आगे का रास्ता कितना मुश्किल या आसान होगा। राजनीतिक प्रतिशोध की आग कितनी जल्दी बुझेगी और परिवर्तन की लहर का कितना असर होगा। आजादी के बाद बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है और बीजेपी की ओर से पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षक बनकर बंगाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने करीब घंटे भर पहले इसका ऐलान किया। गृह मंत्री और शुभेंदु अधिकारी दोनों ने कहा कि बीजेपी ने जो ऐलान किए थे उन्हें बंगाल में पूरा किया जाएगा। अब कल सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। इससे पहले आज पूरे दिन क्या घटनाक्रम रहा, यह भी जरा जल्दी से आपको बता देती हूं। तकरीबन 11 बजे गृह मंत्री कोलकाता पहुंचे थे। वहां शुभेंदु अधिकारी और शौमिक भट्टाचार्य ने गृह मंत्री की अगवानी की। अमित शाह और शुभेंदु की यह तस्वीर आज चर्चा में है, जिसमें अमित शाह शुभेंदु की पीठ थपथपा रहे हैं, पीठ ठोक रहे हैं। इसके बाद अमित शाह दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना में शामिल हुए। खास बात यह रही कि एयरपोर्ट से काली मंदिर जाते हुए भी अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी साथ ही दिखे। दोनों एक ही गाड़ी में सवार होकर मंदिर पहुंचे। काली मंदिर से अमित शाह कोलकाता के न्यू टाउन गए, जहां वो एक होटल में ठहरे हुए हैं। वहीं उन्होंने पार्टी की कोर कमेटी के साथ बैठक की, जिसमें शुभेंदु अधिकारी, शौमिक भट्टाचार्य, सुकांतु मजूमदार और दिलीप घोष शामिल रहे। इसके बाद अमित शाह ने अलग से बीजेपी विधायक शंकर घोष और अग्निमित्रा पॉल से भी मुलाकात की। शंकर घोष सिलीगुड़ी से, जबकि अग्निमित्रा पॉल आसनसोल दक्षिण से चुनाव जीतकर विधायक बनी। अब सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिल रही है कि दोनों नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। आज पूरे दिन कोलकाता का बांग्ला कन्वेंशन सेंटर आकर्षण का केंद्र रहा, क्योंकि यहां बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। वहीं शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लगी और इस तरह से बीजेपी ने बंगाल में अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बयान सुनवा देती हूं और फिर इस पर बात करूंगी कि क्या अब परिवर्तन होगा। कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रहे। जब 370 हटी, तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी, मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे। We are proud for Syama Prasad Mukherjee, obviously our Prime Minister, जो नेशन को सबसे आगे लेके गया। शेर बाबू से आशीर्वाद लेके निकले होंगे, क्या कहा उन्होंने? आशीर्वाद तो दिया है, पिताजी का आशीर्वाद निरंतर मुझे मिला, आज भी है। भाई को क्या संदेश है भाई का? बेस्ट ऑफ लक। संघर्ष किया है लोगों ने, अपने कार्यकर्ताओं ने, आज उसका लाभ मिला है, विजय भी मिला है, बहुत बड़ा बलिदान भी देना पड़ा है। और ये आज नहीं है, 51 से हम लोग लगातार संघर्ष किया है। महिला का सम्मान, माँ दुर्गा माँ काली पूजा करते हैं, लेकिन असली माँ दुर्गा माँ काली का सम्मान कहाँ है? तो सबका सम्मान, सबका सुरक्षा वापस लाना, ये हम लोग का वादा है, मोदी जी का वादा है। और हम लोग मोदी जी के सैनिक है, भाजपा के सैनिक है। तो ये तस्वीरें देख लीजिए। अब ये बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी का ये काफिला जो अब लोक भवन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। विधायकों की हस्ताक्षर की हुई चिट्ठी पेश की जाती है और उसके बाद
जब सरकार बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा तो कल शपथ ग्रहण पश्चिम बंगाल में ब्रिगेड ग्राउंड में किया जाएगा, तो उसकी भी तैयारी पूरी है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए शुभेंदु अधिकारी के साथ कैसे जो वहां विधायक पहुंचे थे सब तस्वीरें खिंचा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। अब पश्चिम बंगाल में दीदी नहीं दादा सरकार हो, शुभेंदु दादा अब सरकार बनाएंगे और बतौर मुख्यमंत्री के रूप में अब उन पर नजरें भी बहुत रहेंगी, क्योंकि एक आक्रामक प्रचार ममता बनर्जी को हराकर सत्ता में वापस और सत्ता में आए हैं, और सत्ता में आने के बाद अब जो वादे किए, जो आज गृह मंत्री कह रहे थे और शुभेंदु अधिकारी ने भी उन्हें दोहराया कि जो वादे किए उन्हें पूरा किया जाएगा। तो जरा मैं बता दूं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब जुड़ गए हमारे साथ एनडीटीवी के कंसल्टिंग एडिटर जयंतो घोषाल जुड़े हुए हैं, आप गार्गी नंदी रॉय को देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं स्टूडियो में, हमारे साथ टीएमसी के नेता शाकिर अली साहब जुड़ रहे हैं, संगीत रागी जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आरएसएस विचारक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। जफर साहब, आज बहुत बड़ा दिन बीजेपी के लिए, शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान हो गया है। अब ऐसा लग रहा है विपक्ष की सारी नजरें पश्चिम बंगाल पर रहेंगी कि जो वादे किए वो पूरे कर रहे हैं कि नहीं, और ममता बनर्जी को हराने के बाद अब पहली बीजेपी सरकार काम कैसी करेगी वहां। सरकार जो है जनता की सरकार है, जनता की आशाओं की सरकार है। जनता की आशा है कि वहाँ कट मनी नहीं हो, सिंडिकेट नहीं हो, एक ऐसी सरकार हो कि जनता के हितों के लिए काम करे, जनता के हितों की सुरक्षा करे, महिलाएं सुरक्षित महसूस करे, आम नागरिक सुरक्षित महसूस करे, इंडस्ट्री बने, नए रोजगार की जो है नए रोजगार वहाँ पर उसकी उम्मीदें और बढ़े, और बहुत सारी चीज़ें जो है एक आम नागरिक खास के युवा पीढ़ी को भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिले। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जिसके बारे में जिसका जो उल्लेख जो है आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी किया कि संस्कृति, जिसके लिए शिक्षा, जिसके लिए जाना जाता है वेस्ट बंगाल, उसको प्राथमिकता हमारी सरकार देगी। तो ये सरकार जो है ना, जो उम्मीदों की सरकार है, जो वेस्ट बंगाल में 51 साल से जो आम जनता, आम नागरिक जो उम्मीद कर रही थी, वो सरकार बनेगी। जो बहुत अब तक तो वहाँ पर भारतीय मूल के लोग हो के भी विदेशी मानसिकता की सरकार रही है, अब पहली बार ऐसा होगा भारतीय मूल के लोग, भारतीय मानसिकता की सरकार, वही सरकार जो गुरुदेव टैगोर जी की सोच थी, वही सरकार जो बंकिम दा की सोच थी, वही सरकार जो श्यामा प्रसाद जी की सोच थी, एक सरकार जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए सभी लोगों को जो है मजबूत करने वाली सरकार हो। ये बहुत बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बहुत छोटा दिन है उन लोगों के लिए जिसकी मानसिकता बहुत छोटी है, जैसे अपोजिशन के लिए, जैसे टीएमसी के लिए। यहाँ से टीएमसी का विनाश शुरू होगा, इसलिए कि जनता देखेगी जो एक ऐसी सरकार जो जनता के लिए काम करने वाली, एक जो नहीं, आप जब बोल रहे हैं टीएमसी का विनाश शुरू होगा तो बहुत से लोग इसे कहीं धमकी ना समझ ले। जफर साहब, आप कह रहे हैं टीएमसी का विनाश शुरू होगा, कोई लोग इसे धमकी तो नहीं कहेंगे? नहीं, मैंने कहा कि अपने गवर्नेंस मॉडल से एक गवर्नेंस मॉडल जो जनता के हितों के लिए काम करने वाला, प्रदेश के हितों के लिए काम करने वाला, आम नागरिक की सुरक्षा वाली सरकार, और एक कटमनी, सिंडिकेट, माफिया, डॉन, गूंस, गुंडा, एंटी सोशल एलिमेंट, उनकी सरकार हो, और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की सरकार थी, और यहाँ गवर्नेंस मॉडल जो है सॉलिड गवर्नेंस मॉडल की सरकार होगी। तो आज देखिए क्या बताता हूँ, पतन तो होगा टीएमसी का, खुद से करेंगे टीएमसी वाले, खुद से पतन करेंगे अपने। नहीं, अच्छा, आपने जब ये बोला कि खुद से करेंगे तो मैं एक बार शाकिर अली साहब के पास जा रही हूँ। और जो भी नाम बोलिए जी, मैं एक बार शाकिर अली साहब के पास जाऊंगी। शाकिर अली साहब, आज मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि एक झड़ी लग गई है टीएमसी नेताओं की बीजेपी में जाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं कोई प्लान बना रहे हैं आप भी? नहीं, ऐसा कोई झड़ी नहीं लगा है। जफर साहब से मैं मुखातिब हूँ कि उन्होंने कहा कि टीएमसी का विनाश शुरू है, तो टीएमसी का तो हार हो गया, अब क्या विनाश होने वाला है? सत्ता आपको, आपके मुख्यमंत्री को, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को मैं प्रणाम और बधाई देता हूं, आपके गवर्नमेंट को भी बधाई देता हूं, और साथ ही साथ आशा करता हूं कि कल जब शपथ लेंगे तो दुर्गा पूजा आने वाला है, दीदी 1.5 लाख रुपया क्लब को देती थी, उसका घोषणा होगा, और लक्ष्मी भंडार की जगह पर 3000 का आपने वादा किया था, उसका
कल घोषणा होगा, क्योंकि 2 महीना से वो लोग को लक्की भंडार नहीं मिल रहा है। और रह गया कि तृणमूल में जाने का, बीजेपी में जाने का कोई झड़ी नहीं लगा हुआ है। ये एक माहौल सा बना हुआ है, लेकिन ऐसा ग्राउंड पे नहीं है। नहीं भाई, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि माफ कर दीजिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कितने प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया माफ कर दीजिए, हमने ऐसी हम जो जनता, ये सत्य है कि नहीं है? आप ही के सहयोगी है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रीजू दत्ता की मैं बात कर रही हूँ, उसके अलावा कई नेता ऐसे हैं। बीजेपी कह रही है कि झड़ी लगी है। हाँ, नहीं, जनता के बीच जो गलती किए हैं उनको तो माफी मांगना ही होगा। मैं भी तो शाकिर अली हूँ, मैं भी तो पूरा कलकत्ता घूम रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं माफी मांगने पड़ रहा है? जो गलती करेंगे उनको तो जनता के सामने माफी मांगना ही होगा। अच्छा, जो गलती करेगा उसे माफी मांगना पड़ेगा। ठीक है, जो गलती करेगा उसे माफी मांगना पड़ेगा। वो कह रहे हैं हमने तो कुछ नहीं किया है, हम तो वापस इस विनाश की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वापस आपको लगता है बाउंस बैक कर सकती है यहाँ से टीएमसी? देखिए गार्गी जी, बाउंस बैक तो मुझे नहीं लगता है कर सकते, लेकिन ममता जी जो है ना, ममता जी स्ट्रीट फाइटर है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए बीजेपी को बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। और दूसरी बात, बीजेपी का चैलेंज तो है, क्योंकि 4 तारीख को जो टीएमसी के गुंडे फुट सोल्जर्स है, वो शाम को बीजेपी के झंडे लेकर जय श्री राम बोल रहे थे। ये मेरा जहाँ पे घर है कलकत्ता में, नागतौला, वो सब एरिया में ऐसे हुआ है। जो ऑटो वाले जिनके पास वो टीएमसी का सिंबल था घास फूल, वो कमल लेके चल रहे। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं जाफर जी से इतना बोलना चाहती हूँ, जाफर जी प्लीज, लोगों ने जो आपको वोट दिया, ये जो जनादेश है, बहुत बड़ा अपेक्षाएं है आपसे, तो प्लीज टीएमसीफिकेशन ऑफ बीजेपी नहीं चाहिए। जैसे सीपीएम के गुंडे टीएमसी में आए थे, टीएमसी को गुंडे अभी बीजेपी में आएंगे। प्लीज, मुझे पता है कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज को मसल पावर की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी इन गुंडों को तो मत लीजिए। आपके पास बहुत चैलेंजेस है, हिंसा को आपको रोकना है, योगी स्टाइल रोकना है। मैं तो ये भी बोल दे रही हूँ, क्योंकि बंगाल का जो हाल है बहुत खराब है। योगी स्टाइल रोकना है। जहांगीर गार्गी जी कह रही है योगी स्टाइल में काम करना पड़ेगा शुभेंदु अधिकारी को। अब ये बड़ी बात है। सतीश जी जरा बताइए। ये तो पहले से लगता है काम चालू हो गया है, देखा नहीं? योगी स्टाइल में? हाँ, अच्छा नहीं बोल रहे। अरे आप कल देखा, कल या परसों आपने देखा कि एक न्यू मार्केट में बुलडोजर लेके लोग पहुंच गए। ये कौन लोग थे? हो सकता है टीएमसी के ही लोग हों, ये पता नहीं चला है, हालांकि तो पता नहीं कौन लोग थे। मैं आज दो तीन टिप्पणी करना चाहता हूँ। अभी ये कहा जा रहा है कि संस्कृति का विजय हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 100 साल के बाद सनातन विजय, फलां ठिका, बहुत तरह की बातें की जाएगी। लेकिन ये मुख्यमंत्री किसको चुने? जो 6 साल पहले तक उसी कटमनी, उसी सिंडिकेट के पार्ट थे। 6 साल पहले ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं शुभेंदु अधिकारी। तो सब कुछ इनको मिल गया, सनातन मिल गया, हिंदू विजय मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन एक पुराना विचारधारा वाला जो इनके यहाँ से पैदा हुआ, वो नेता नहीं मिला। एक बात और कहना चाहूंगा कि कहा जा रहा है, आज अमित शाह ने कहा गो तस्करी रुक जाएगी, घुसपैठिया मुक्त भारत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सही है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, और 370 से तुलना की है बंगाल के विजय को। तो आज जो है मेरे ख्याल से शुभेंदु अधिकारी उतने बड़ा मुद्दा नहीं है जितना अमित शाह ने आज अपना कद बढ़ाया है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो बात बोली है इन्होंने, जयंतो दा नहीं आपसे अग्री कर रहे हैं। अब जयंतो दा, ये सतीश जी का कहना है कि बीजेपी ने भले ही सरकार बनानी हो, लेकिन अपनी विचारधारा वाला नेता नहीं मिला, टीएमसी से इंपोर्ट करना पड़ा। देखिए, अगर ऐसे बोलेंगे तो केसी पंत भी कांग्रेस से आया था। ऐसे बोलेंगे तो कांग्रेस से लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंट्री सब निकला, तब तो ये सब कांग्रेसी है। तो राजनीतिक दल के सुषमा स्वराज तो लोक दल के, बेदेविलाल के सरकार के सबसे कनिष्ठ मिनिस्टर बने थे। सुषमा स्वराज अपने गुण पर, अपने कृतित्व पर, अपने आप को आज अगर आप सोचेंगे तो वो भाजपा ही सोचेंगे ना हम लोग। कभी तो लोकदल आइडेंटिटी, शी वाज द आइडेंटिटी। शुभेंदु के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, मैं मानता हूं मोदी जी गारंटी, मोदी जी का इक्विटी, अमित शाह जी का स्ट्रेटेजी, ये सब तो बहुत चर्चा होगा, अभी और करेंगे। लेकिन आपको शुभेंदु को भी, अगर आपको पसंद नहीं है तो भी डेविल को भी शेयर देना चाहिए। मतलब शुभेंदु जो तृणमूल से हम उतने सालों से जानते हैं, शुभेंदु का सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो जिद्दी है। उनको अपमानित हुए थे,
वो ममता से अपमानित जितना हुआ था उससे ज्यादा अभिषेक से हुआ था। मुझे हर पल याद है कि 21 जुलाई रैली हो रहा है, यूथ कांग्रेस जो मतलब तृणमूल कांग्रेस यूथ का, वो खुद प्रेसिडेंट है शुभेंदु, और बाकी लोग स्टेज में काम कर रहे हैं और ही वॉज आइसोलेटेड। तो वो उनमें ना वो इमोशनल थे, और वो आपको पता नहीं है बचपन में वो मेदिनीपुर में शाखा में भी जाते थे। ये कोई अन्याय नहीं है, बंगाल में शाखा संगठन बीजेपी से ज्यादा मजबूत है, और आज भी बीजेपी के जो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस आप देख रहे हैं उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है। आप आरएसएस के आपका आएंगे हमारे मित्र, वो बोलेंगे। लेकिन एक चीज बताता हूं, ये शुभेंदु आरएसएस के बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में, मोहन भागवत जी थे, पहली बार कोई मतलब जिसको लैटरल एंट्री कहते हैं हम लोग, तब तो आसाम का चीफ मिनिस्टर, बिहार के चीफ मिनिस्टर सब बाहर से है, तो उसमें एंटीजन एंटीबॉडी का जो समस्या शुभेंदु के साथ क्यों नहीं हुआ, वो खुद मोहन भागवत जी उनको बुलाया था। कभी ऐसे होता नहीं है, कोई आरएसएस के सम्मेलन में ऐसे नहीं बुलाते हैं, उनको बुलाया था। और हम लोग पेपर में, बंगला पेपर में लिखा था कि जैसे ब्राह्मण को वो उपवीत धारण करने से द्विजत्व प्राप्ति होता है, तो वो आरएसएस के सम्मेलन में जाके उसको एक न्यू लाइफ लाइक वो जो ब्राह्मण का जो देखिए जयंतदा, आप जो बात बता रहे हैं सतीश जी, सुन लिया आपने, बचपन में शाखा में जा रहे थे शुभेंदु अधिकारी, आप यहाँ बोल रहे हैं इंपोर्ट किया है, नई विचारधारा है, वो क्या बता रहे हैं? सुचरिता, जयंतोदा से आप ये भी पूछिए कि अगर महिला जाती है तो क्या ममता बनर्जी भी आरएसएस के शाखा में जाती थी? ये क्या लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि ममता जी ने बंगाल में इनके लिए, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए दरी बिछाया, जिसको इन्होंने कालीन में परिवर्तित कर दिया। नहीं, भाजपा के साथ ममता बनर्जी का तो अलायंस सीट एडजस्टमेंट हुआ था, ये कोई सीक्रेट तो नहीं है। वो तो वाजपेयी जी, आडवाणी जी ने मुझे बोला था कि ममता हमारे उमा भारती है, आज की उमा भारती नहीं, उस समय के जो एकदम एंग्री यंग बीजेपी के, तो बोला ये हमारे उमा भारती है। और उनके साथ बातचीत करके जो बीजेपी ने किया था, अरे भाई एनडीए के तो ममता बनर्जी रेल मिनिस्टर भी तो बीजेपी ने बनाया था ना। लेकिन दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। तब तो आपको कल्याण सिंह बघेला की भी चर्चा करना चाहिए। मैं संगीत रागी जी आ गए, मैं उनके पास जा रही हूँ। ममता को भी धन्यवाद देना चाहिए था भाजपा को। अच्छा, ममता को भी धन्यवाद देना चाहिए था भाई। ममता को इसीलिए धन्यवाद देना चाहिए, उसके एक कारण है, भाजपा को जरूर देना चाहिए, वो है कि एक्सटेंशन ऑफ दैट सीपीएमिज्म has become TMC, मतलब सीपीएम जैसे। अच्छा, यानी कि जो वाम युग था, वाम दल का सत्ता थी, उसका भी बुरा जो एक उसका एक बुरी तस्वीर बनकर उभरी ममता बनर्जी की सत्ता, ये कह रहे हैं जयंतदा। मैं एक बार प्रोफेसर आगी के पास जा रही हूँ। प्रोफेसर आगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी जयंतदा कह रहे थे, वो कह रहे थे शुभेंदु अधिकारी बचपन में शाखा में जाते थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो ममता दीदी के यानी टीएमसी से आए, वो सबसे बड़े हिंदू नेता के रूप में अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं। ये बहुत से लोग इस पर सवाल उठाते हैं, मैं उस पर जफर जी के पास जाऊं, लेकिन पहले आपसे पूछूंगी। देखिए सुचरिता, मुझे इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, मतलब 2014 वाली भारतीय जनता पार्टी, और जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से बहुत सारे लोग बाल स्वयंसेवक हो गए हैं। उन्होंने शुरू कर दिया है कि वो बचपन में शाखा जाते थे, कोई कहना शुरू कर दिया उनके दादाजी का पूरा परिवार संघ में था, कोई कह देता है कि उनके नाना जी का पूरा परिवार संघ में था। सत्ता आती है तो ये सब होते रहता है। हम लोग ये सब बहुत बता रहे हैं उनके बारे में, वो वहाँ बहुत समय से रहे हैं, आप जानते हैं उनके बारे में, तो वो बता रहे हैं। जी जी जी। मैं लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में आते थे, राष्ट्रवाद से प्रेरित थे, लेकिन उनका राजनीतिक आउटलुक जो है वो बंगाल में उस समय फल नहीं रहा था, तो वो दूसरे पार्टियों में भी गए हैं। ठीक, आप क्या ये हम इसे इनकार कर सकते हैं कि कन्हैयालाल मानिक मुंशी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस में जुड़े हुए थे, लेकिन विचारधारा के स्तर पर आप देखेंगे तो ये सारे एक धारा कांग्रेस के अंदर जो भारतीय जनसंघ से मिलती थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
बहुत नजदीक थी, लेकिन उस समय चूंकि वो पनप नहीं पाके, उर्वर जमीन नहीं मिल पाई, इसलिए नहीं आए। ठीक है। लेकिन आज के दिन में इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि ममता को उखाड़ फेंकने में शुभेंदु अधिकारी का सबसे बड़ा योगदान है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसा कहा, हमारी शाखाएं जो है वो 5000 के आसपास वहां पर हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पता नहीं कितने लोगों ने अपनी तपस्या और लहू बहाया है वहां पर, अपने लिए, अपने आइडियोलॉजी के लिए कितना वहां पर जलालत सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम कहते हैं ना, डी में अंतिम गोल मारना, वही फाइनली उसी के नाम पर चला जाता है। आप सेंचुरी लगाइए, अथक परिश्रम कीजिए, लेकिन जो गोल का नाम होता है ना, वो उसी के नाम पर होता है कि अमुक व्यक्ति ने मारा। पास कोई और दे रहा होता है, कैरी करके आप डी तक ले जाने वाला कोई और होता है, लेकिन जो डी में जाकर के गोल मारता है उसी के नाम पर होता है। सही बात तो है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने, कई बार ये लगता था, मुझे लगता था सुचेता जी 10 सेकंड रुकिएगा, बहुत इमोशनल मोमेंट है। कई बार सोचता था कि जो है वो महर्षि अरविंद की भूमि, महर्षि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की भूमि, और जिसे वो कल्चरल नेशनलिज्म का सबसे बड़ा केंद्र हो सकता था। लेकिन दो आयातित, नेहरूवियन सेकुलरिज्म एक आयातित विचारधारा थी जिसकी कोई जमीन भारत में नहीं थी। नेहरू स्वयं भी भारत की संस्कृति से पूरी तरीके से कटे हुए व्यक्ति थे। और जो दूसरा रिप्लेस किया कांग्रेस पार्टी को, वो सीपीएम नाम का एक आयातित विचारधारा के लोग आए, उनको रिप्लेस करने वाला कांग्रेस की ही पृष्ठभूमि से आया। और जो गुंडागर्दी, कभी भी मत भूलिएगा, मैं सेन ब्रदर्स को हमेशा याद करता हूं। सेन ब्रदर्स को सीपीएम के गुंडों ने मार करके उनके खून में चावल पकाया और जिंदा मां को खिलाया। एक टेरर था सीपीएम का। लगभग वैसा ही काम ममता बनर्जी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रोफेसर रागी, जो आप बात कह रहे हैं उसको इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती, क्योंकि आज गृह मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा इतने कार्यकर्ता जिन्होंने बलिदान दिया है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए, मैं उन सबको नमन करता हूं, आज उन्हें याद करता हूं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये कहा जाता रहा कि आसान नहीं था सरकारों के सामने खड़ा होना एक और विचारधारा के साथ। लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि क्या जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम प्रतिशोध तो नहीं देखेंगे कहीं, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में, जफर साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल में ये सरकारें जब बदलती रही तो एक प्रतिशोध का अध्याय हमने देखा। तो आज आप अश्योर कर सकते हैं लोगों को कि वो प्रतिशोध नहीं देखने को मिलेगा? सुचरिता, जफर इस्लाम जी बोले, उससे 10 सेकंड मुझे दे। बोलिए सर, बोलिए 10 सेकंड लीजिए। देखिए, ममता बनर्जी जिहादियों, एक सेकंड, दल का निर्वाचित हुआ, कुछ कह रहे हैं। सब विधायक का समर्थन हुआ, बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना। संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, परिवर्तन की बात शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे। प्रोफेसर आगे अपनी बात कंप्लीट करिए, 10 सेकंड, फिर मैं जफर साहब के पास जाऊं। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए, लेकिन जो गुंडों का तंत्र वहां पर खड़ा हो गया है जी, जो 34 साल में सीपीएम ने किया था और 15 साल ममता बनर्जी, आप जब तक उनका सफाया नहीं करेंगे, आखिर भगवान राम को भी हत्या करनी पड़ी थी ना, बाली की हत्या करनी पड़ी थी, सफाया नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा, ये बड़ी बात है। मैं अब उस सफाया पर जा रही हूँ। प्रोफेसर आगी, वो सफाया कैसे होगा जफर साहब? अभी गार्गी जी ने कहा कि योगी स्टाइल में काम करना चाहिए शुभेंदु अधिकारी। देखिए, जैसा अभी संगीत रागी जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमारे विंडिक्टिव अप्रोच नहीं है, बदलाव, जनता ने बदलाव चाहा है, हम बदला नहीं, बदलाव लाएंगे। लेकिन साथ में गृह मंत्री जी ने इस बात को भी दोहराया, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो थी, जो राजनीति का गुंडागर्दी में बदल देने वाली राजनीति जो है, उसको नहीं होने देंगे। और ऐसे तत्व जो वहां पर गुंडागर्दी करते थे, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करता था, उसका विनाश कर देंगे।
तो आप वहां से आप देखिएगा बदलाव जो है बहुत जल्दी 2-3 महीने में। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आपको जो गवर्नेंस मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारी सरकार का, उसमें आम नागरिक सुरक्षित महसूस करेगा, महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगे, बुजुर्ग महसूस करेंगे सुरक्षित, जनता में परिवर्तन दिखेगा। और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, चाहे किसी समुदाय के हो, किसी वर्ग के हो, कितने भी पावरफुल हो, उनको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा जो गलत काम उन्होंने किया है। तो हमारी सरकार बहुत अच्छे से गवर्नेंस मॉडल करेगी। नहीं, देखिए मैं आपसे एक बात बोल दूं जफर साहब, जो कानून चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि इन सब लोगों का हिसाब होगा। अब वो हिसाब कैसे होगा मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे हिसाब में कहीं प्रतिशोध तो नहीं नजर आएगा। जी नहीं, देखिए कानूनन हिसाब होता है, ऐसा थोड़ी है कि आप जो कानून के तहत आप हिसाब करेंगे ना। हम कोई सरकार, हमारी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो होगा वो करेंगे। लेकिन गुंडे को साथ खड़ा नहीं रहेगी जैसे सरकार खड़ी रहती थी। गुंडों के साथ वही कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ हमको बोलता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो व्यवहार करेंगे। तो वो फर्क है। टीएमसी उनको कहीं ना कहीं उसको उनके साथ खड़ी होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव चाहे लोकल या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ खड़ा होता था। यहाँ उनके साथ जो है कानून खड़ा होगा। कानून कैसे ट्रीट करता है आपको पता है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स आपको पता है, कानून अपना काम करेगा। शाकिर अली साहब, क्या दिक्कत है? कानूनी हिसाब होगा तो होगा। जो जिस तरह का जो गलत काम किया है, हाँ, जो बात आप कह रहे हैं, जो जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं, शाकिर साहब, कानूनी हिसाब होगा। अब हिसाब को आप प्रतिशोध माने वो आपकी दिक्कत है, लेकिन कानूनी हिसाब तो होगा। जिस तरह की एक पूरे उन्होंने कहा कि एक गुंडागर्दी की एक पूरी पृष्ठभूमि बना दी, वो अब उसकी तो सफाया जरूरी है। एकदम ये सफाया, लेकिन आपको अभी जो जयंतोदा बोल रहे थे कि वो आरएसएस से शाखा से जुड़े हुए थे, तो उनसे पहले वो कांग्रेस में भी थे और उनके फादर भी कांग्रेस में थे। और मैं ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे शुभेंदु अधिकारी के बारे में कि वो भी एनएसयूआई के मेदिनीपुर के अध्यक्ष थे और मैं हुगली का अध्यक्ष एक ही साथ में था। तो वो कांग्रेस ही पहले है और कांग्रेस से फिर तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से फिर वॉशिंग मशीन और वॉशिंग मशीन से फिर बीजेपी। तो वो तृणमूल में ममता बनर्जी के स्टाइल में सरकार चलाएंगे। बंगाली राज चलेगा, यहाँ पर योगी राज नहीं चलेगा। बंगाली राज के हिसाब से वो सरकार चलाएंगे। आशा हम यही करते हैं, क्योंकि बंगाल की जनता और बंगाली जो वोट दिए हैं वो बंगाली राज चाहते हैं बंगाल में। और हम आशा करते हैं कि जो भी एकदम सही है कि जो भी इसमें तो आप जब बोल रहे हैं कि योगी राज नहीं चलेगा, यहाँ गार्गी जी बैठी हैं, ये भी तो बंगाली हैं, ये मांग रही है योगी राज। तो ये अब मुझे नहीं समझ आता, बंगाली आप भी हैं, गार्गी जी भी बंगाली, वो कह रहे योगी स्टाइल में ही काम करना चाहिए। बताइए गार्गी जी। देखिए शाकिर अली जी, बात ये है, एक मिनट में बड़ी खबर जरा बता दें, क्योंकि कुछ देर में राजभवन पहुंचेंगे शुभेंदु अधिकारी, सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये शपथ समारोह है। सौरभ हमारे सहयोगी हमारे साथ है। सौरभ, क्या काफिला पहुंच गया है लोक भवन शुभेंदु अधिकारी का? सौरभ, आपको आवाज आ रही है तो बताइए जरा कि क्या राजभवन पहुंच गए हैं शुभेंदु अधिकारी? नहीं, अभी पहुंचे नहीं है शुभेंदु अधिकारी। कुछ ही देर में राजभवन या लोक भवन पहुंचने वाले हैं। लोक भवन जो है के डलहौजी एरिया के पास है और यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी आकर सरकार बनाने की दावा पेश करेंगे। राज्यपाल के निर्वाचित उनके जो आपकी आवाज ठीक से आ नहीं पा रही है। मैं बता दूं जरा, सौरभ कह रहे हैं कि थोड़ी देर में पहुंचेंगे राजभवन, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये अब महज औपचारिकता भर है, तमिलनाडु की तरह नहीं है जहां पर नंबर नहीं हो रहे हैं, बार बार लोक भवन भागा जा रहा है, वैसी स्थिति नहीं है। नंबर है, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, पहुंच रहे हैं लोक भवन। औपचारिकता महज है, औपचारिकता महज है। तो मैं वही तो कह रही हूँ, यहाँ पे ये सिर्फ औपचारिकता है भाई, क्योंकि नंबर है, उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है और अब पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मैं वापस आ रही हूँ गार्गी जी,
क्यों योगी मॉडल? आप कह रहे योगी मॉडल चाहिए बंगाल में? क्योंकि देखिए सुचरिता, ये जो जनादेश है, जनादेश किसके लिए? परिवर्तन के लिए। परिवर्तन बंगाल में कैसे आने वाला है? परिवर्तन तभी आएगा ना जब उद्योग हो, जो बंगाल के युवा हो वो बाहर ना जाए, उनको वहां पे काम मिले, शिक्षा जो है शिक्षा अच्छा हो, हमारे 40% लोग जो बाहर जाते हो ना जाए, माँ बाप ये ना बोले कि तू जा बैंगलोर चले जाओ, पुणे चले जाओ। तो वहां पे बंगाल में सुरक्षा चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए। और शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, उद्योग के लिए ये जरूरी है कि ये जो गुंडे वहां पे घूम रहे हैं उनको कंट्रोल करना जरूरी है। तो शांति और सुरक्षा के लिए आपको गुंडों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे टीएमसी के लोगों को आप मारेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रतिशोध की बात नहीं, मैं बोल रही हूँ बदलाव के लिए आपको बोलिए शाकिर अली साहब जवाब दीजिए। पड़ेगा गार्गी दीदी, बंगाली का अपमान मत करिए। बंगाली राज चले, आप भी चाहिए, हम भी चाहें, यही तो सबसे बेहतर होगा। में तो मुझे धमकाया गया था ना कि कलकत्ता में आके मार के चमड़ी उधर दे जाएंगे। ये तो आपके टीएमसी के कल्चर है। आपके मिनिस्टर ने मुझे शो में धमकाया कि केस फाइल करेंगे, डिफेमेशन करेंगे, मुझे फोन पे दारू पी के आपके टीएमसी के लोग सौरभ के पास जा रहे हैं देंगे। ये बंगाली कल्चर है। हाँ, एक लाइन बोली जल्दी से, सौरभ के पास जाऊंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मॉडल तो होना चाहिए ना बंगाल। आप चलाएं, लेकिन जो हवाई जहाज में महुआ मोइत्रा मॉडल दिखा है, जिस तरह से आपने देखा है नारेबाजी, ठीक है, ये बदलाव। एक बार मैं सौरभ के पास जा रही हूँ, राजभवन पहुंचने वाले हैं। सौरभ जरा अपडेट दीजिए। आ रही हूँ प्रोफेसर आगे, इसके बाद आ रही हूँ। सौरभ आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए सौरभ, मुझे नहीं लग रहा सुन पा रहे हैं, मैं वापस जाऊं उसके बाद। लेकिन ये देखिए, एक सवाल मैं जरूर पूछूंगी अभी इस चर्चा की शुरुआत होने से पहले। प्रोफेसर आगे मैं आ रही हूँ, एक बार मैं जफर साहब से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जफर साहब एक बड़े पढ़े लिखे अनुभवी मुसलमान चेहरा है बीजेपी के। तो जफर साहब, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी चर्चा थोड़ी देर पहले स्टूडियो में ये हो रही थी कि शुभेंदु अधिकारी जिस तरह के बयान देते रहे चुनाव भर, उन्होंने कहा हिंदू हिंदू भाई भाई, उन्होंने एक तरह से एक वो हिंदू अस्मिता और हिंदू भाईचारे की बात करते हैं। तो क्या वो विभाजनकारी सोच का एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बंगाल में? नहीं, देखिए, दो चीजों को समझिए आप। एक तो प्री इलेक्शन जो कैंपेन है, जो सामने वाली पार्टी जिस तरह के कैंपेन कर रही है, उसका ही रिस्पांस, उसी तरह का अप्रोप्रिएट रिस्पांस देना जरूरी होता है। ठीक है। लेकिन जब आप सरकार में आते हैं तो सरकार में आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको फॉलो करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन आपको ही मालूम है, हमको ही मालूम है, और बनने वाले मुख्यमंत्री जी को भी मालूम है। तो इस तरह की बात, तो कैंपेन वाले मोड को आप भूल जाइए। कैंपेन जो है उसका जो मोड ये है। अब जो है गवर्नेंस मॉडल जो ऐसा है जिसमें जो तांडव करने वाले, जो कट मनी वाले, गुंडागर्दी करने वाले, उनका तो सफाया होगा भाई। वो तो है, कानून इजाजत देती है इसकी। तो उसमें अब कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक के लिए बराबर है। नहीं, तो आप ये कह रहे कैंपेन मोड अलग है, गवर्नेंस मोड अलग है सरकार के द्वारा। मतलब कैंपेन में जो बयान दिए वो भूल जाए? बिल्कुल अलग है ना। कैंपेन में तो आप जब नहीं, कैंपेन में जो कुछ चीजें ऐसे होती है जो सामने वाली पार्टी बहुत एग्रेसिवली परस्यू करती है तो उसका जवाब देना पड़ता है। ठीक है। लेकिन सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको इजाजत देता है XYZ करने का, वो करेंगे। उसमें लॉ इजाजत देता है कि आप एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई कीजिए, सख्ती से। नहीं, अब आप जो बोल रहे हैं, मैं उस पर सतीश जी के पास जाऊं, सतीश जी के पास जाऊंगी। प्रोफेसर आगे कुछ बोलना चाह रहे? प्रोफेसर आगे जरा बताइए। वो कह रहे हैं वो कैंपेन मोड था, अब ये गवर्नेंस मोड अलग है। नहीं सुचरिता, देखिए, बंगाल और आसाम दोनों का हिंदुत्व के लिए वोट दिया गया है, मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत सारे ऐसा नहीं मानते हैं। मुसलमानों ने वोट नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुसलमान वोट नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो एक बात बहुत भारतीय जनता पार्टी को क्लैरिटी के साथ सोचना चाहिए। दूसरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों के साथ आप अन्याय करें, लेकिन जो तुष्टीकरण की नीति है, बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के बस गए हैं और वो सिर्फ मुसलमान के नाम पर उनको संरक्षण दिया जाए, ये तो नहीं हो सकता है। इन्हीं के बाप दादों ने पाकिस्तान बनाया था और वे आकर के घुसपैठ करके बांग्लादेशी पॉकेट्स हमारे यहाँ खड़े कर दिए हैं, और उनको उन बांग्लादेशियों को मुसलमान के नाम पर संरक्षण देने वाले कौन है? टीएमसी, कांग्रेस पार्टी और सीपीएम।
ऐसे लोगों को तो डंडे के बाहर से मार करके बाहर करना ही पड़ेगा। उनके साथ सठम साठ्यम समाचरित, लोहे को लोहा ही काटता है। आप उनसे संवाद की, उनके साथ डील नहीं कर सकते हैं। ये बात जो शुरू में कह रही थी गार्गी जी कि उनको यूपी मॉडल लाना पड़ेगा, तो यूपी का मॉडल यही है कि गुंडे को जो पुचकारते हैं ना, वो पुचकारने की संस्कृति नहीं चलेगी। यदि बंगाल को ठीक करना है तो डंडे आवश्यक है उन लोगों के लिए जो टीएमसी के गुंडे, सीपीएम के गुंडे, जिन्होंने वहां पर अतिवाद कर रखा है, उनको ठीक करने के लिए कि धरातल नहीं। अब ये बात आप कह रहे हैं, ये बात आप कह रहे हैं डंडे वाली राजनीति करनी पड़ेगी, गुंडागर्दी खत्म करनी है तो डंडे वाली राजनीति। अब सतीश जी इस पर कुछ बोलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं डंडे वाली राजनीति गुंडों के लिए। ये टेलीविजन पर बोलने वाली भाषा है, कैंपेन मोड वाली भाषा है, या गवर्नेंस का मॉडल है, ये मुझे नहीं समझ में। किस मोड में भाजपा वाले सब कब कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलेगा। अगर हिंदुत्व के लिए वोट है, प्रोफेसर एक मिनट बीच में नहीं बोलिए, अरे बीच में नहीं बोलिए, सुनिए। अगर कैंपेन, अगर हिंदुत्व के लिए ये वोट है तो पहला काम ये करना चाहिए कि जो मुसलमानों को भी मुफ्त राशन मिलता है उसको काट दीजिए। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं बोला है कि मुसलमानों के खिलाफ हो। इस तरह का लैंग्वेज की असेंबली में कोई एमएलए नहीं मुसलमान घुसेगा। अभी थोड़ी देर पहले, अभी सुनिए, अभी थोड़ी देर पहले मनोज्ञा ने ममता दीदी के कुछ बयानों का जिक्र किया। क्या होगा ये बताइए। हाँ, तो गलत सलत बयान देती है, जो देता है उसके खिलाफ बोलो। नहीं तो उन बयानों को काउंटर कैसे करा जाए भाई? काउंटर ये तरीका थोड़ी है काउंटर। सतीश जी, ममता जी ने क्या बोला था? रेड रोड से हिंदू धर्म को गंदा धर्म बोला, ऐसे बोला। और आपको पता है कि दूध तो भाई वाला गाय, तो एक तो ऐसा होगा ना धड़ा, जयंतदा एक धड़ा ऐसा बोलेगा उसका। और बात यह है कि बीजेपी की जो सारी योजनाएं हैं सबको पहुंचती है, घर सबको मिला। ठीक है, अब एक बार मैं जरा जयंतदा से पूछ रही हूँ। जयंतदा ये बताइए, जो ये बात बार बार हो रही है कि विभाजनकारी बयान या फिर जिस तरह के बयान दिए शुभेंदु अधिकारी ने, लेकिन पन्ना पीछे पलटकर ममता बनर्जी के बयानों को देखें तो उन्हें काउंटर कैसे किया जाए? क्या इन्हीं बयानों से काउंटर होगा? देखिए, ध्रुवीकरण में ऐसे ही होता है, मतलब ये दोनों तरफ से काटता है, क्योंकि 30% मुस्लिम वोट है और मुस्लिम वोट बैंक को रिस्टोर करने के लिए ममता बनर्जी ने जो कोशिश किया है, तो उसका काउंटर नैरेटिव करने का भी तो मौका भाजपा को मिला है। लास्ट टाइम 45% हिंदू वोट को कंसोलिडेट किया और इस बार देखिए वो कहाँ पहुंच गया। तो ये कैसे हुआ है? लेकिन अभी आप जो बोल रहे थे, मैं सहमत हूँ, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था क्योंकि मुझे ज़्यादा मौका डिबेट में नहीं मिला। शायद मैं 1500 किलोमीटर दूर में स्टूडियो में नहीं है, इसीलिए मुझे मौका नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं है, ये सब भाई नहीं सर, दो ही लोगों को छोड़ के बाकी सब बाहर हैं। बोलिए तो नहीं मिलेगा, प्लीज बोलिए। सब लोग दोस्त है, आप मुझे आमंत्रण मत कीजिएगा, लेकिन हमको जो बोलने का इच्छा होता है वो बोलने का मौका नहीं मिलता है, लिखने से ज्यादा अच्छा होता है। एनीवे, तो मैं ये कहना चाहूंगा, शायद आप उनसे ही पूछिए, हमको जरूरत नहीं है, हम वही रिपीट करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ममता बनर्जी के बारे में जो परसेप्शन, इस बार देखिए मुस्लिम वोट भी, ये प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, पूरा मुस्लिम वोट ममता को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? और जिसके बारे में हम लोग मजाक उड़ा रहे थे, वो जो हुमायूं है, वो 2 सीट पे जीता है ना, और वो बहुत सारे सीट है जहां 25,000 30,000 करके वोट काटा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो मुस्लिम का जो, आप जानते हैं, ये जरूर शकील साहब को याद है, रेड रोड में मुस्लिम लोगों को एक वो हुआ था और उसमें पश्चिम बंगाल के सरकार मुस्लिम को बहुत सारे चीज नहीं दे रहे हैं। सच्चा कमेटी सिर्फ नहीं, बहुत सारे रिक्रूटमेंट और वो नाराजगी व्यक्त किए थे और ममता जी ने उसको एड्रेस किए थे। उस समय चुनाव नहीं था, चुनाव के लिए वो लोग बार्गेन नहीं किए और उसमें इमाम भी थे, बहुत सारे स्टोरी हुआ था, हम लोगों को पेज 1 बहुत बड़ा स्टोरी हुआ, इट्स फैक्चुअल। तो मेरा कहना है कि अगर मुस्लिम वोट भी आपको पूरा नहीं मिल रहा है और हिंदू वोट, आप जगन्नाथ मंदिर से लेके महाकाल मंदिर बनाए, उसमें भी मुस्लिम का रिएक्शन हुआ। मैं गए थे ना नॉर्थ बंगाल,
आप लोग कितने लोग पश्चिम बंगाल सफर किए हैं जो अभी बोल रहे हैं? हम जिले जिले में जाके देखा है, वो मुस्लिम लोग भी जो बोल रहे हैं ना, वो भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जगन्नाथ देव का प्रसाद जो घर घर में दिया गया था और हुमायूं उसके खिलाफ कैंपेन कर रहा था मुस्लिम समाज में। तो यही तो समस्या है ना, ये ध्रुवीकरण की राजनीति का मतलब ये बहुत कठिन, दोनों तरफ से आपको दिक्कत हो जाता है। और आज शुभेंदु अधिकारी को कल से, मतलब आज चीफ मिनिस्टर हो गए, कल 5 बजे खत्म हो गया असेंबली, राज्यपाल ने ले लिया। आज कल ओथ टेकिंग के बाद शुभेंदु अधिकारी को बोलना चाहिए कि कल से हम डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश में रिएक्शन हो रहा है, होम मिनिस्टर बयान दे रहे हैं, मतलब आप आइडियोलॉजिकली जो बोल रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि पुशबैक करेंगे, पुशबैक नहीं करेंगे। एमईए से स्पोक्समैन कल बोले हैं कि वी आर नॉट गोइंग फॉर पुशबैक इमीडिएटली। ये जो डर है ना, तो आज जैसे देखिए भाजपा से प्रवक्ता कौन आए, वो हम इसमें रिलीजियोसिटी नहीं ला रहे हैं, लेकिन भाजपा बहुत सोच समझ के करते हैं। ये पीस मैसेज भी अभी बंगाल में आपको देना है, नहीं तो अगर दंगा फसाद होगा तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? सर जयंतदा, आपने बड़ी पर्टिनेंट बात कही है, टू द पॉइंट में मैं ये कहना चाहती हूँ। तो ये जो आपने कही है जफर साहब, आज आपका सिलेक्शन आज की डिबेट के लिए देखिए, वो कह रहे हैं कि एक मैसेजिंग भी है। जफर साहब पॉजिटिव हो तो देखिए, हाँ पॉजिटिव वे में ही, पर एक मैसेजिंग है। जफर साहब, डू यू एग्री? अभी देखिए ऐसे, हाँ नहीं एक मिनट में जवाब बीजेपी आरएसएस, देखिए जब से इलेक्शन हो रहा है, या पिछले 12 साल से मैं नहीं पिछले 12 साल से मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। बिल्कुल सर। और मुझे कभी इस बात का महसूस नहीं हुआ कि मुझे मेरा धर्म देख के मुझे भेजा जाता है। मैं एक ऐसी पार्टी के साथ हूँ जो देश हित में सोचने वाली पार्टी है, नहीं देश हित में सोचने वाली है। उसमें अगर मुस्लिम के खिलाफ कोई काम हो रहा है और देश हित में नहीं सोच रहा, उसके साथ भी मैं उसके अगेंस्ट खड़ा रहूंगा। कोई हिंदू धर्म का भी अगर देश के खिलाफ खड़ा रहेगा तो मैं उसके साथ उसके अगेंस्ट भी खड़ा रहूंगा। कोई समाज को तोड़ने वाला खड़ा रहेगा तो मैं उसके खिलाफ भी खड़ा रहूंगा। और अगर जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, देश के हित में, प्रदेश के हित में, अगर सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाली सरकार, जो मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उसको फॉलो करते हुए हम चलते हैं। लेकिन फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि सरकार का गवर्नेंस मॉडल जो है वही दिखेगा जिसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जफर साहब आपने प्रायोरिटी बिल्कुल सेट कर दी है। एंटी सोशल मॉडल के लिए किसी तरह की कोई जगह बंगाल में नहीं है, यानी कि गुंडागर्दी के लिए नहीं है। और सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो लॉ एंड ऑर्डर होगा। मुझे लगता है ये बड़ा स्पष्टता से बीजेपी सामने रखना चाह रही है। शुभेंदु अधिकारी बस किसी भी समय राजभवन पहुंचने वाले हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।